इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। माय नेम इज असद अब्बास। I am clinical nutritionist at Children Hospital Multan. Today I will deliver my lecture on complementary feeding. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कम्प्लीमेंट्री फीडिंग है क्या और हम इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। मतलब इसको फूड, वो कौन कौन सी फूड होती है जो हमने इंट्रोड्यूस करवानी है, और कम्प्लीमेंट्री फीडिंग को स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री फीडिंग हम उस वक्त स्टार्ट करते हैं जब जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, जो बच्चे मदर फीड कर रहे होते हैं, वो इज नॉट एनफ टू complete their energy requirement and their nutritional requirement. Then we will start complementary feeding. Complementary feeding में हमारे पास लिक्विड्स भी आ जाते हैं, अदर फूड आइटम्स भी आ जाते हैं जो अदर देन ब्रेस्ट मिल्क होते हैं। यानी मदर फीड के अलावा जो भी फूड होती है वो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग में आती है। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बेनिफिट्स क्या है? ये हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी प्रोवाइड करता है जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग का जो लफ्ज़ी मतलब है वो क्या बनता है? मतलब कम्प्लीमेंट्री फीडिंग हमें किस सेंस में तो कम्प्लीमेंट क्या होता है? कम्प्लीमेंट होता है कि ना किसी भी चीज़ का एक दूसरे के साथ बॉन्ड, और वो दोनों आपस में मतलब स्टे कनेक्टेड रहे। जैसे कम्प्लीमेंट्री फीडिंग है, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग में जो हमारी कम्प्लीमेंट्री फूड होती है वो ब्रेस्ट मिल्क के साथ या मदर फीड में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके साथ एक बॉन्ड बना लेती है, और वो बॉन्ड कम्प्लीमेंट कहलाता है। जिससे क्या होता है? जिससे उस न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन, उसकी मेटाबॉलिज्म में बहुत अहम किरदार अदा करता है ये कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो बेसिकली कम्प्लीमेंट्री फीडिंग है मदर फीड और जो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट है वो दोनों मिलके एक कम्प्लीमेंट बनाते हैं जो हमारी बॉडी में रोल प्ले करते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग को हम इंट्रोड्यूस कैसे करवाते हैं? सबसे पहले है कि हर बच्चे का एक डिफरेंट ऑर्डर होता है, डिफरेंट टेस्ट होता है, और हर बच्चा अपने वेट के हिसाब से और अपनी ग्रोथ के हिसाब से डिफरेंट टाइम पे एक्स्ट्रा एनर्जी मांगता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं उनमें 4 मंथ में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। वो इसलिए करवाते हैं कि ना उनकी मदर्स की कंप्लेन आ रही होती है कि हमारा बच्चा प्रॉपर, मतलब हमारे बच्चे का पेट नहीं भर रहा, हमारे बच्चे को भूख ज़्यादा लगती है, वो दूध ज़्यादा मांगता है। तो जब बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो रही हो तो हम उसमें एक्स्ट्रा जो फूड ऐड करते हैं उसकी एनर्जी को पूरा करने के लिए, उसके न्यूट्रिएंट को, उसको कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें प्रॉपर टाइम को चूज करना चाहिए कि मतलब बच्चे को किस टाइम फीड करवानी है। फिर उसके बाद जो मदर होती है उसको काम होना चाहिए और फोकस ऑन बेबी होना चाहिए। मतलब कि कम्प्लीमेंट्री फीडिंग उस वक्त तक इंट्रोड्यूस नहीं करवानी चाहिए कि जब तक एक मदर अपने बच्चे को प्रॉपर उसके ऊपर फोकस ना हो। इससे क्योंकि अर्ली फीडिंग होती है इसलिए इससे चोकिंग के चांसेस होते हैं और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और सबसे पहले हमें आयरन रिच फूड इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए, वो प्योरिड फूड होनी चाहिए, और प्योरिड फूड होनी चाहिए। और इसके अलावा प्योरिड फूड्स में आती है बेबी राइस, सीरियल्स, प्योरिड मीट। सबसे पहले हमने बच्चे को 1 से 2 टेबल स्पून ऑफ फर्स्ट फूड करवानी है। उसके बाद हमने ये फर्स्ट फूड जो होती है हमने आफ्टर ब्रेस्ट मिल्क देनी है। ठीक है, इससे क्या होगा? ये मतलब मदर फीड के साथ कंप्लीमेंट बढ़ाएगी, उसकी एब्जॉर्प्शन में और न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ाती है और उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प प्ले करती है। ठीक है, उसके बाद फार्मूला फीड या ब्रेस्ट फीड, इसके अलावा जो भी हो उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है, और 1 से
2 टेबल स्पून पे स्टार्ट करनी है, फिर 2 से 3 टेबल स्पून पे ले जाना है। फिर स्टार्ट वंस डेली, स्लोली बिल्ड अप, और मतलब आहिस्ता आहिस्ता पहले हमने एक फूड इंट्रोड्यूस करवानी, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना है जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाए। फिर हमने वंस अ डेली से लेकर 3 टाइम्स अ डेली पे ले जाना है। फिर बेबी, बाज का बेबी ना, जब हम डिफरेंट फूड इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं तो वो ना फूड को रिफ्यूज करना शुरू कर देते हैं। मतलब वो ऐसे अपने मतलब सारे लाते हैं कि हमने मतलब अपना सारे लाते हैं, या फिर किसी और तरीके से रिफ्यूज करते हैं कि मतलब वो फूड नहीं लेना चाह रहे। तो बाज़ दफ़ा हमें 10 से 12 टाइम भी उसको ऑफर करवानी पड़ती है। जब हम बार बार ऑफर करवाएंगे तो वो फूड लेना स्टार्ट कर देंगे। अगर हम उसको वहीं स्टॉप कर देंगे तो वो फिर उससे रिफ्यूज ही करते रहेंगे। तो सबसे बेटर यही है कि हम उसको बार बार ऑफर करवाएं ताकि जो प्रॉपर उसकी फूड है वो बेबी ले सके। अच्छा, जब एक बेबी का बेली फिल हो जाता है, कोई भी हमने फीड इंट्रोड्यूस करवाती है तो वो अपना सारी लाता है कि मैंने नहीं खानी, तो हमें उस वक्त स्टॉप कर देनी चाहिए और नहीं देनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे तो एक तो बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब उस फूड को डिसलाइक करना शुरू कर देता है। अगर हम बार बार उसको, जब वो एक हमें जब वो हमें बता भी रहा है कि भाई फूड नहीं इंट्रोड्यूस और नहीं देनी, तो अगर हम बार बार देते रहें तो उससे बच्चा क्या होता है, उसको डिसलाइक करना शुरू कर देता है, और जिससे क्या होता है कि बच्चे एक मेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है। और सबसे पहले हमने बच्चे को प्योरिड फूड देनी है, आयरन रिच फूड देनी है। उसके बाद जब हमें ये पता चल जाए कि बच्चे ने स्टार्ट ईटिंग प्योरिड राइस सीरियल्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजीज, जब ये चीज़ें खाना शुरू कर दी हैं आहिस्ता आहिस्ता, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 7 मंथ, तो फिर हमने क्या करना है, हमने उसकी उसके टेक्सचर में वैरायटी लेके आनी है। ठीक है। जो उसको हम प्योरी फॉर्म में डाइट दे रहे थे, अब हमने उसको मैश फॉर्म में देनी है। मैश फॉर्म से फिर हमने मिक्स्ड फॉर्म में जाना है, फिर हमने फिंगर फूड की तरफ जाना होता है, और फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता उसका टेस्ट भी और टेक्सचर भी दोनों चेंज करने होते हैं। फिर क्या होता है कि जो ये डिफरेंट टेस्ट होता है और डिफरेंट टेक्सचर, ये बेबीज में जॉ और माउथ की डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। जॉ और माउथ की डेवलपमेंट इन्हीं से रिलेटेड होती है, क्योंकि अगर हम डिफरेंट फ्लेवर देंगे, डिफरेंट टेक्सचर देंगे, तो इससे जॉ और माउथ की डेवलपमेंट होगी। अच्छा, फिर हमारे लिए ये है कि जो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हम उसको रिकमेंड करें कि 3 टाइम्स, जिस तरह एक नॉर्मल पर्सन के लिए 3 टाइम 3 मील है, उसके अलावा स्नैक है, तो हमने 3 मील्स उसको फर्स्टली मतलब 7 मंथ के बाद, 8 मंथ के बाद 3 मील्स उसको इंट्रोड्यूस करवाने हैं। इससे क्या होगा, उससे उसकी रूटीन भी बेहतर होगी। और पहले हम दे रहे थे ब्रेस्ट मिल्क यानी मदर फीड के बाद, ताकि फूड के साथ वो कम्प्लीमेंट बनाए और इजीली एब्जॉर्ब हो सके। तो फिर अब हमने चेंज किया, हमने आफ्टर से बिफोर ब्रेस्ट फीड पे लेके आना है। मतलब पहले हम दे रहे थे आफ्टर मदर फीड, अब हमने देनी है बिफोर मदर फीड। इसकी रीज़न ये है कि इससे क्या होगा, पहले वो कम्प्लीमेंट बना रहा था, अब पहले मूवमेंट किया ताकि उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी भूख है, आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको दूध से कन्वर्ट करना होता है सॉलिड फूड की तरफ, तो वो उसके लिए एक मेस क्रिएट ना हो। तो जैसे जैसे हम डिफरेंट फूड देते हैं, बच्चा उसको एक्सपेरिमेंट करता है, और जैसे जैसे डिफरेंट फूड उसके पास जाती हैं, तो क्या होता है, वो मेस क्रिएट करना शुरू कर देता है। मतलब वो कहता है कि मतलब वो रिफ्यूज करना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमने इसको एक्सेप्ट करना है। हमने ये नहीं कहना कि बच्चे ने ऐसा क्यों किया, हमने इसको एक्सेप्ट करना है, खास तौर पे मदर्स को। तो क्या होगा कि ये मैस बार बार अगर वो ये ऐसा करेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको मोटिवेट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसको इनकरेज करेंगे, तो क्या होगा, ये मैस आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। फिर हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता वैरायटी ऑफ फूड की तरफ लेके आना है। फिर हमने कप फीडिंग पे लेके आना है, मतलब ब्रेस्ट मिल्क और मदर फीड,
या मदर फीड बहुत कम कर देनी है, नाइट में देनी है, 3 टाइम टोटली सॉलिड पे लेके आना है। सॉलिड में हमने फिर कप फीडिंग स्टार्ट करवा देनी है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या है, ये हमारे लिए एक बहुत अहम पॉइंट है कि जो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हम मदर्स को काउंसल करें कि वो अपने बेबीज को फैमिली मील टाइम के साथ अपने साथ अटैच करें। जब फैमिली मील टाइम हो तो सब लोग इकट्ठे बैठ के खाएं। इससे क्या होगा, इससे बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, बच्चे में लाइक और डिसलाइक भी बढ़ेगी, और बच्चे में लर्निंग एबिलिटी भी बढ़ेगी कि हाउ टू ईट, हाउ टू सेलेक्ट, हाउ टू चूज। और उसके अलावा पोर्शन साइज क्या होना चाहिए, मुझे कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वो इस जो फैमिली मील टाइम पे ना, जब इकट्ठे बैठ के सब खाएंगे तो इससे डेवलप होगा। फिर डे टू डे अमाउंट फॉर फूड चेंज होती जाती है जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है। फिर जो मदर्स होती हैं उनको चाहिए कि वो डेली मतलब रिकॉर्ड करें बच्चे की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। बाद बच्चे माल न्यूट्रिशन की तरफ चले जाते हैं, बाद बच्चे ओवरवेट हो जाते हैं, तो हमने इसको भी एक्सेस करना होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि बच्चे को कौन सी फूड इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए सबसे पहले, और फिर किन किन फूड की तरफ लेके जाना चाहिए। सबसे पहले बच्चे अस्सलाम को वालेकुम। असद साहब, पहले रिकमेंड आपकी आवाज़ जो है वो कम आ रही, थोड़ा सा लाउडली करा। सबसे पहले रिकमेंड किया जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम आयरन रिच फूड बच्चे को दें, जिसमें बेबी राइस सीरियल्स आ जाते हैं, प्योरिड मीट आ जाता है, पोल्ट्री फिश वगैरह, और लेग्यूम्स आ जाते हैं, सीरियल्स, अदर सीरियल्स आ जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमने उसको डिफरेंट रेंजेस ऑफ फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट्स, सीरियल्स, वेजीज और ग्रेन्स की तरफ लेके आना होता है। सबसे पहले हमने इन सब चीज़ों को जो भी मैंने अभी बताई हैं, मतलब ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी, सीरियल्स, वेजीज, ये सारी चीज़ें हमने इसको प्योरिड फॉर्म में दे देती हैं। ठीक है। या फिर अगर हमने इसको स्मूथ बनाना है और मशी बनाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इस फार्म अगर बच्चा फार्मूला फीड ले रहा है तो उसके साथ मिक्स कर देंगे, उससे वो बड़ी स्मूथ और मशी टाइप बन जाएगी, बच्चा इजीली एक्सेप्ट करता है। या फिर हम मदर फीड के साथ या मदर मिल्क के साथ उसको मिक्स कर देंगे, इससे भी उसमें मतलब वो प्योरिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा या वो स्मूथ हो जाएगा। तो फूड दैट आर गुड फॉर अवर बेबीज, जो जो सबसे पहले है, तो सबसे पहले जो हमारे बेबीज के लिए अच्छी फूड्स हैं वो हैं स्मॉल फॉर्म में फूड देनी है, ठीक है, और प्योरिड फॉर्म में, और टू एनहांस द फ्लेवर और टेक्सचर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फूड देनी है, वैरायटी लेके आनी है। इससे क्या होगा, इसके बच्चे की डेवलपमेंट भी ठीक होगी, ग्रोथ भी ठीक होगी, जा और माउथ की जो डेवलपमेंट है वो भी ठीक होगी प्रॉपरली। फिर उसके बाद क्या होता है, जो हार्ड फूड्स होती है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि चोकिंग हो जाती है। बेसिकली चोकिंग है क्या, चोकिंग जो हमारे हार्ड फूड होती है या जो लार्ज पोर्शन होते हैं, वो क्या होता है कि हमारी जो टैकिया में चले जाते हैं, जिसकी वजह से चोकिंग होती है बच्चे को। उसके अलावा जो जो चीज़ हमने नहीं देनी, वो होल नट्स, सीड्स और चिप्स, चंक्स ऑफ एप्पल, रॉ कैरेट्स, वेजीज जब भी देनी है कुकड फॉर्म में देनी है बच्चों को। नो नीड टू ऐड साल्ट एंड शुगर। इससे क्या होता है, बच्चों में टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है अर्ली एज पे। हाई शुगरी फूड्स नहीं देनी, हाई साल्टी फूड भी नहीं देनी। और WHO की रिकमेंडेशन है कि काउ मिल्क 12 मंथ ऑफ एज पे स्टार्ट करवाना चाहिए। 12 मंथ ऑफ एज पे स्टार्ट करवाने का मकसद ये है कि आजकल जो हमारी न्यू जनरेशन आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा एलर्जीज है, जैसे ग्लूटन एलर्जी, जैसे ये कैजीन एलर्जी, काउ मिल्क एलर्जी, काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी। तो इससे अवॉइड करने के लिए हमें काउ मिल्क एट द एज ऑफ 12 मंथ्स, 12 मंथ्स उस पर स्टार्ट करवाना चाहिए। उसके अलावा हनी हनी हमें नहीं स्टार्ट करवाना चाहिए। हनी बाज बाज बहुत सी मदर्स, यहाँ हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत सी मदर जो एट द डे फर्स्ट हनी स्टार्ट करवा देती हैं। हनी बेसिकली एक स्वीटनर है,
है तो नेचुरल स्वीटनर, लेकिन स्वीटनर है जो बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस काज करता है, जैसे मतलब बच्चों में डायरिया हो जाता है इससे, बहुत से बच्चों में हमने ऑब्जर्व किया। उसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स, टीज, कॉफ़ीज, बाज काफ़ी मदर्स को हमने देखा है कि वो टी वगैरह स्टार्ट करवा देती हैं, वीनिंग में ही टी स्टार्ट करवा देती हैं। तो वीनिंग में टी स्टार्ट करवाने का मकसद, टी क्या होती है, वो हमारे जिस्म में आयरन की अब्जॉर्प्शन को नहीं होने देती। मतलब खुद अपने बच्चे के लिए मुसीबत क्रिएट कर रही होती है वो मदर्स। ये जो ड्रिंक्स है ये बच्चे के लिए सूटेबल नहीं है। अच्छा, उसके अलावा जो बहुत बहुत सी फूड्स हैं जो अनक्लीन फॉर्म में होती हैं, हमें हमें इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जो फूड्स हैं वो क्लीन फॉर्म में होनी चाहिए और प्रॉपरली कुकड होनी चाहिए। हार्ड फॉर्म में भी नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट फॉर्म में होनी चाहिए। और इससे क्या होती है, बच्चों में फूड पॉइजनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसको अवॉइड करने के लिए हमें फूड को क्लीन और नीट और क्लीन फूड को यूज़ करना है, फ्रेश फूड को यूज़ करना है। उसके बाद WHO की जो रिकमेंडेशन है कि मतलब कम्प्लीमेंट्री फीडिंग और वीनिंग कैसे स्टार्ट करवानी चाहिए और इसका प्रोटोकॉल क्या है, तो वो मैं अब आपसे शेयर करता हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमें प्रोटोकॉल दिए हैं कम्प्लीमेंट्री फीडिंग्स के, उसमें सबसे पहले ये है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए एट द एज ऑफ 6 मंथ। मतलब ऑन डिमांड मदर फीड करवानी है आफ्टर 6 मंथ। जो सूटेबल टाइम WHO ने दिया हमें वो है पड़ा कम्प्लीमेंट्री फीडिंग का। तो जो इसके अलावा HIV पॉजिटिव जो मदर्स होती हैं वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकती। इसके अलावा जिन बच्चों को जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, मतलब प्रोटीन एनर्जी में अब्जॉर्प्शन, जिस तरह बच्चों में प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में डिस्टरबेंस है, या लिपिड के मतलब ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, या लिपिड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इसके अलावा और भी, जैसे लिपिड में है हमारे पास शॉर्ट चेन लॉन्ग चेन फैटी एसिड की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही बॉडी में। इसके अलावा प्रोटीन में है हमारे पास यूरिया साइकिल डिसऑर्डर है, ऑर्गेनिक एसिडीमियाज है, जैसे डिफरेंट अमाइनो एसिड जैसे टायरोसीमिया, सिट्रोलीमिया। तो इसको हमने प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, मदर फीड में प्योर प्रोटीन भी होती है, सही है, कार्ब्स भी होते हैं और फैट भी होती है। तो मदर फीड्स, जिन बच्चों में ये डिजीजेज होती है, मतलब जेनेटिक डिजीज या इनको हम बोलते हैं इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो उसमें हम ये चीज़ें प्रिवेंट करते हैं, मतलब मदर फीड प्रिवेंट करते हैं या प्रिवेंट करते हैं मोस्टली। जो यहाँ मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो हम प्रिवेंट करते हैं। या फिर जो नॉन अफोर्डिंग मदर्स होती हैं या नॉन अफोर्डिंग फैमिलीज होती है, हम उनको कहते हैं कि मतलब फार्मूला फीड, इनके लिए स्पेसिफिक एक फार्मूला होता है फार्मूला फीड इन डिजीजेस के लिए, जो मैंने अभी आपको बताई है। एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है, फार्मूला फीड देना है या और फिर 50% फार्मूला फीड, 50% मदर फीड। मतलब डे टाइम में हम रिकमेंड करते हैं फार्मूला फीड और नाइट टाइम में मदर फीड। इसके अलावा जो WHO ने कैलोरीज डिफाइन किए हैं एट द एज ऑफ 6 to 8 मंथ, जो एक बेबी को कैलोरीज चाहिए होती हैं वो 600 किलो कैलोरीज होती हैं। और जो 9 से 11 मंथ्स ऑफ एज पे 700 किलो कैलोरीज, इस तरह 12 से 13 मंथ ऑफ एज के लिए 900 किलो कैलोरीज। तो ये हमें फूड से लाजमी तौर पे देनी चाहिए, इन कैलोरीज की बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा वो बच्चे जिनमें कैलोरीज का एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, जो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे मतलब वर्कलोड ज़्यादा है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और मतलब मदर्स खेतों में जाती हैं, वहाँ पे काम करती हैं या किसी और जगह काम करती हैं, तो बच्चों का एक्सपेंडिचर भी साफ ज़ाहिर है उस वक्त बढ़ जाता है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। वो अपने घर घर में तो बच्चा जब होता है तो वो ऐसे स्टेबल रहता है, मतलब कोई इधर उधर मूवमेंट नहीं करता, लेकिन जब मदर्स मूवमेंट करती है तो साफ ज़ाहिर है बच्चों की मूवमेंट भी डिस्टर्ब होती है। तो हमें उस वक्त एनर्जी ज़्यादा जानी चाहिए, नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा। जब भी मैंने जो एनर्जी रिक्वायरमेंट बताई उससे मतलब 6 से 8 मंथ
के लिए 615 किलो कैलोरीज, 9 से 11 मंथ वालों के लिए 686 किलो कैलोरीज, और इसी तरह 12 से 23 वालों के लिए 915 किलो कैलोरीज। आगे उसके बाद 8 मंथ में हमें बच्चों को फिंगर फूड स्टार्ट करवानी होती है, कप फीडिंग स्टार्ट करवाना होता है, जिससे क्या होता है कि अगर हम ये चीज़ें ना स्टार्ट करवाएं तो बच्चे प्रॉपर अपना टेस्ट डेवलप नहीं कर पाते और बच्चों में प्रॉपर फ्लेवर्ड नहीं होते। तो हमने ये चीज़ें स्टार्ट करवानी होती है। उसके अलावा हमने उसको 3 मील्स देने हैं जो मतलब हाईली न्यूट्रिएंट डेंस हो और एनर्जी डेंस ना हो। इसमें न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, न्यूट्रिएंट ज़्यादा जा रहे हो और एनर्जी कम जा रही है। अगर उसकी एनर्जी पूरी नहीं हो रही तो हम और भी हाई एनर्जी फूड दे सकते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स जितने ज़्यादा जाएंगे वो बेनिफिशियल है। उसके बाद मीट हमने डेली देना है। उसकी रीज़न क्या है, हमारा 1 मील ज़रूर मीट पे मुश्तमिल होना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि मीट रिच सोर्स ऑफ आयरन और जिंक है। आयरन और जिंक अगर उसको प्रॉपर मिकदार में जाएगा तो आयरन से क्या होगा, उसको अनीमिया नहीं होगा, उसकी बॉडी में डेवलपमेंट ठीक होगी, उसकी प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन ठीक होगी, और अगर जिंक जाएगा तो उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। और डेयरी प्रोडक्ट्स देनी चाहिए, वो रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम है। विटामिन ए रिच फूड देनी चाहिए। विटामिन ए किन किन फूड्स में पाया जाता है, वो सारी फूड देनी चाहिए। आयरन, विटामिन ए जो होता है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। उसका बहुत अच्छा रोल है कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चों में अनीमिया नहीं होता। डाइट विद एडिक्वेट फैट, फैट की प्रॉपर मिकदार में देनी चाहिए, ना ज़्यादा मिकदार में देनी चाहिए ना कम। फैट की एक एडुकेट मिकदार बच्चे को देनी चाहिए, जिससे क्या होते हैं हमारी जीआईटी, बच्चों के अंदर जीआईटी की मोटेलिटी ठीक होती है और बच्चों में जीआईटी प्रॉब्लम्स नहीं होती। ये हमें 10 से 20 ग्राम, 10 से 20 ग्राम रिकमेंडेड है फैट। उसके अलावा ड्रिंक्स विद लो न्यूट्रिएंट वैल्यू वो हमें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो वाली ड्रिंक्स जिनकी लो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है उनमें हाई हाई वो वाली ड्रिंक्स जिसमें न्यूट्रिएंट्स कम मिकदार में होते हैं उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, मतलब वो ज़्यादातर शुगरी होती हैं, तो उनको हमने अवॉइड करना है। उसके अलावा हमें बच्चों के लिए साइको सोशल केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये एक ऐसा बॉन्ड होता है मदर और बेबी के दरमियान कि अगर ये प्रॉपरली स्टेबल रहे तो बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ भी होती है, डेवलपमेंट भी होती है, बच्चे के अंदर टेक्सचर डेवलपमेंट भी होती है, बच्चे के अंदर मूड में जो स्विंगिंग आ रही होती है उसमें भी प्रॉपर। उसके अलावा उसकी डाइट भी बेहतर होती है, उसकी हेल्थ भी बेहतर होती है। जो हम हम जो रिकमेंड कर रहे हैं इस पे साइको सोशल केयर में, फीड, जो मदर फीडिंग है ना, मदर जो फीड करवा रही है वो डायरेक्टली खुद अपने बच्चे को फीड करवाए। बाज़ मदर्स होती हैं कि वो किसी और मतलब अपने बड़ी बेटी को कह देती हैं, बाज़ बच्चों को कह देती हैं कि मतलब, तो उससे क्या होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ जाता है, मदर और बच्चे का प्रॉपर बॉन्ड नहीं बन पाता। उसके अलावा फीड स्लोली एंड पेशेंटली, और उसके अलावा एनकरेज करवाना बच्चों में कि वो फूड इनटेक करें। उसके अलावा जो बच्चे रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं वो इसलिए रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं, उनको हम डिफरेंट टेस्ट और टेक्सचर दे रहे होते हैं, डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट टेक्सचर की फूड दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो मोर टेक्सचर अगर एक्सपीरियंस करेंगे तो वो मोर रिफ्यूज़ करेंगे। इसकी रीज़न ये है, इसका सॉल्यूशन ये है कि ना हम उसको आहिस्ता आहिस्ता 1 वीक के बाद न्यू फूड्स इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि उसके अंदर अगर कोई एलर्जीज है, फूड एलर्जी, तो उसको भी ओवरकम किया जा सके और उसकी डाइट भी बेहतर हो सके। उसके बाद रिमेंबर फीडिंग टाइम्स आर पीरियड्स ऑफ लर्निंग, डोंट फोर्स द चाइल्ड टू ईट मोर, डू नॉट गिव शुगरी फूड्स। उसके अलावा जो रिकमेंड किया जाता है, जो हमें वीट है या वीट की बनी जो भी एशिया हैं वो हमने लेट इंट्रोड्यूस करवानी है, क्योंकि आजकल ग्लूटेन एलर्जी आई हुई है बहुत ज़्यादा, जिसे सीलिक डिजीज़ कहते हैं।
और इसके अलावा लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उसके लिए भी यही रिकमेंड किया जाता है कि जो काउ मिल्क है वो हमने लेट इंट्रोड्यूस करवाना है। तो नो आई कंप्लीटेड माय लेक्चर। तो एनी क्वेश्चन, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो बताएं। थैंक यू सो मच असद भाई। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, सारे अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन था कि बच्चे को जब हम 7 मंथ से 12 मंथ तक नीड मैच करके देते हैं, बच्चे के स्टमक पे उसका असर तो नहीं पड़ेगा? बच्चे का स्टमक वीक होता है उस वक्त, तो नहीं, स्टमक, क्या वो उसको डाइजेस्ट कर पाएगा? जो मीट होता है मैश फॉर्म में देना है। मैश फॉर्म में वो इजीली उसको डाइजेस्ट भी कर लेता है और बच्चे का जो स्टमक है वो भी एक्सेप्ट कर लेता है। हेलो 6 मंथ, जी जी, हेलो। 6 मंथ तक जो बच्चे का स्टमक है ना वो डेवलप हो जाता है, वो वीक नहीं रहता। जब हम उसको कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करवा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसका, वालेकुम अस्सलाम सर। सर ये 7 मंथ से, जी जी हेलो, आप सुन रहे हैं मुझे? हेलो, जी जी सुन रहा हूँ सर। मैं ये कह रहा हूँ कि ना, जो 6 मंथ तक जी जब हम उसको कम्प्लीमेंट्री ठीक फीडिंग है। स्टार्ट करवाते हैं तो उसका स्टमक इतना इस काबिल हो जाता है कि वो प्योरिड फूड को इजीली और मैस्ड फूड को इजीली डाइजेस्ट कर सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और वो वैसे भी जो मीट है वो रिच सोर्स ऑफ आयरन है। और WHO की भी रिकमेंडेशन है कि सबसे पहले हमें बच्चे को आयरन रिच फूड इंट्रोड्यूस करवानी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मोस्टली मोस्टली हम भी यही प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जो बच्चों में मतलब हम प्योर तो मीट नहीं दे रहे ना, हम किसी भी फॉर्म में मीट, मतलब खिचड़ी के अंदर या राइस को बॉयल करके उसमें मीट डाल दिया, प्योर मीट तो हम डायरेक्ट नहीं दे रहे ना। मैश्ड मीट विद वेजिटेबल्स या विद खिचड़ी या किसी और सूरत में, यखनी की सूरत में, सूप की सूरत में, वेजिटेबल के बस साथ सूप बना के अ, उसको मैश करके दे रहे हैं, इससे वो इजीली डाइजेस्ट कर लेगा उसको। एनी अदर? सर एक बच्चे का क्वेश्चन है कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और सप्लीमेंट्री फीडिंग में क्या डिफरेंस है? जी, ठीक है सर, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और बस सप्लीमेंट्री सर, फीडिंग में डिफरेंशिएट करें। थैंक यू। हेलो। असद भाई, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और सप्लीमेंट्री फीडिंग का थोड़ा सा एलैबोरेट करिएगा ज़रा। जो सप्लीमेंट्री फीडिंग से मुराद है सप्लीमेंट्स, जो प्रॉपर सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी पेशेंट में कोई भी मतलब रिकेट्स के पेशेंट हैं या कोई और डिजीज के पेशेंट है, उसमें प्रॉपर एक न्यूट्रिएंट की कमी है तो हमने उसको, उसकी बॉडी के अंदर एक न्यूट्रिएंट की कमी है, हमने उसको सप्लीमेंट करवाना है। तो उसको सप्लीमेंट की सूरत में किसी भी चीज़ के साथ, मतलब डाइट के साथ या किसी भी चीज़ को फोर्टिफाइड करके उसको रिच करके उस न्यूट्रिएंट में वो दे सकते हैं। यह है सप्लीमेंट्री फीडिंग। और कंप्लीमेंट्री फीडिंग होती है फर्स्ट फीड, मतलब मदर फीड से अगर उसकी एनर्जी पूरी नहीं हो रही और न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं जा रहे, तो उसकी उस एनर्जी को पूरा करने के लिए हम उसमें न्यूट्रिएंट्स, वो वाले न्यूट्रिएंट्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ताकि उसकी एनर्जी भी पूरी हो जाए, उसका न्यूट्रिएंट इनटेक भी पूरा हो जाए। उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री फीडिंग। ठीक हो गया सर। और दूसरा, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि चोकिंग का बता दें, कि जिसमें मतलब ये कि हमारा जो एयरवे पैसेज है वो थोड़ा सा मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाता है, या मतलब उसमें किसी किस्म की वो ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है, तो चोकिंग का थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन कर दें।
चोकिंग में ये होता है कि कोई भी मतलब हार्ड फूड या कोई भी सॉलिड फूड, जब जब कोई भी बच्चा को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो क्या होता है, उसकी जो हमारा एयरवे है वहाँ उसकी फूड ड्यू टू अन प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती हमारे, जिससे क्या होता है हमारी फूड जीआईटी ट्रैक में जाने की बजाय एयरवे में चली जाती है, वो वाला सॉलिड फूड, जिससे क्या होता है कि बच्चे को चोकिंग हो जाती है, बच्चे को बार बार खांसी होती है। और इसको रोकने के लिए क्या है कि हमने स्मूथ फूड देनी है, हार्ड फूड नहीं देनी है। अगर सब्जियां देनी है तो वो बॉईल करके मैश करके देनी है, ताकि चोकिंग को रोका जा सके। एनी अदर? तो मैं थोड़ा सा कुछ मतलब ये फूड ग्रुप वाइज थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था, ताकि बच्चे बाकी जो हैं वो भी थोड़ा सा मतलब वो गेन कर लें। तो सबसे पहले हमारे जो मतलब फूड ग्रुप्स में जो सीरियल सोर्सेज आ जाते हैं, तो वो हम मतलब 0 to 6 मंथ हम कुछ भी मतलब बच्चों को नहीं देते, लेकिन 4 to 6 मंथ या मतलब 6 मंथ के बाद जो है वो हम सीरियल की सर्विंग जो है वो 1/4 रख लेते हैं। 1/4 कप हो सकता है, ठीक है। उसमें ये कि बॉयल राइस हो सकते हैं, या मतलब जो ब्लेंड राइस डाइट होती है, सेमी सॉलिड डाइट है, वो हम मतलब 1/4 कप जो है वो स्पून की फॉर्म में, ठीक है। तो इतना मतलब नॉर्मल थिक हो कि वो बच्चा जो है वो इजीली उसको च्यू करके या उसका इनटेक कर ले। और बाकी उसमें पोटैटोज भी हो सकते हैं, हमारी ब्रेड जो है जिससे हम वो ब्रेड का क्रीम्स जो होता है, ठीक है, तो उसमें दूध में मिक्स करके तो हम मतलब बच्चे को वो भी 6 मंथ के बाद स्टार्ट करवा सकते हैं। फ्रूट का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रूट का। तो फ्रूट में ये कि हम 6 मंथ तक कोई भी बच्चे को फ्रूट जो है वो नहीं देते, लेकिन 6 मंथ के बाद हम उसमें प्यूरी डाइट बना के देते हैं, मतलब फ्रूट जो है वो मैश करके, या मतलब कोई भी उसको जैसे एप्पल होते हैं तो उसको हम स्पून के साथ मैश करके पील आउट करके तो हम वो दे सकते हैं। बनाना हम जो है वो मैश करके दे देते हैं, ठीक है। जबकि जूसेस का मतलब ये है, तो हम 0 to 4 मंथ हम उस बच्चे को किसी भी तरह का मिल्क के अलावा कोई भी हम फ्लूइड नहीं देते, इवन के वाटर का इंटेक है तो वो भी हम नहीं करते। और 6 मंथ या 4 मंथ के बाद जो है हमने वो हाफ कप मतलब 1/4 या 1/2 कप से फीडिंग स्टार्ट करवानी है। और 6 to 8 टाइम जो है वो हम फीड करवा सकते हैं बच्चे को क्लियर लिक्विड डाइट की फॉर्म में, जूस। उसके बाद हमारा जो प्रोटीन का इंटेक है, जिसमें हमारे मतलब ये योगर्ट वगैरह आ जाता है, मतलब या हमारे उसमें जैसे आपने बताया कि हमारे पास जो गोश्त है, ठीक है। तो 6 मंथ के बाद हमने प्रोटीन सोर्सेज इसलिए देने हैं क्योंकि जो मदर फीड करवा रही थी उसमें आयरन के सोर्सेज जो है वो 6 मंथ के बाद डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। मतलब जी मदर जो मिल्क है उससे जो बच्चे को 6 मंथ तक इनफ स्टोर होते हैं कि बच्चा 6 महीने तक सर्वाइव कर लेता है। उसके बाद बच्चे के अंदर आयरन के स्टोर की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद जो है वो बच्चे को आयरन की जो वो कह रहे हैं कि जो डिप्लीशन हुई है उसको कंपनसेट करना बहुत ज़रूरी होता है। 4 to 12 मंथ तक जो बच्चा है उसमें हम आयरन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम देते हैं 1 मिलीग्राम पर केजी, ठीक है। मतलब एक एक साल का बच्चा है तो जी जी ऐसे। उसका जो वेट है वो हमारा मतलब मोस्टली कह लें कि ट्रिपल ऑफ बर्थ वेट होता है, ठीक है। तो जितना भी वेट होगा उसको हमने 1 मिलीग्राम से मल्टीप्लाई कर देना, तो उसकी वो आयरन रिक्वायरमेंट निकल आएगी। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरे मल्टीवाइटामस में हमारा विटामिन डी आ जाता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों की बोन डेवलपमेंट हो रही होती है। और इसके अलावा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मस्कुलर डेवलपमेंट है, तो विटामिन डी का बहुत ज़्यादा रोल है। तो विटामिन डी का जो रिक्वायरमेंट है उसमें हम देते हैं कि 300 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं 0 to 6 मंथ। उसमें हम कोई भी विटामिन डी के ड्रॉप दे सकते जी हैं, जी फीरोल डी दे सकते हैं, ठीक है, या मतलब कोई भी जो नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद मतलब ये कि 6 मंथ से ऊपर है वो जी हम जी 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे देते हैं। और बाकी जो है फ्लोराइड का इंटेक है, क्योंकि बच्चे की 6 मंथ के बाद बच्चे की जो है वो टीथ की जो है मतलब वो मिल्क टीथ आना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए फ्लोराइड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर तो आप मतलब देख रहे हैं कि बच्चे को जो 6 मंथ के बाद हम वाटर का इंटेक करवा रहे हैं और उसमें फ्लोराइड जो है वो इनफ क्वांटिटी में ऐड नहीं है, तो हम उसमें
मतलब वो कह लें कि फ्लोराइड जो मतलब हमारे पास वाटर होता है, ठीक है, नॉर्मली मार्केट से मिल भी जाएगा, फोर्टिफाइड जो है फ्लोराइड, फोर्टिफाइड जो है मतलब हमारे पास वाटर है, वो बच्चे को स्टार्ट करवाएं ताकि बच्चे की टीथ डेवलपमेंट है वो भी स्टार्ट हो सके। और बाकी जो है विटामिन B12 जो हम बच्चों को मतलब मल्टी विटामिन देते हैं, 6 मंथ के बाद मल्टी विटामिन स्टार्ट करवा दें। अगर लग रहा है कि बच्चे की जो मदर है वो वेजन मतलब वो कह लें कि आप मतलब वो वेजिटेबल पे रही है, वो मतलब वेज है फीमेल, ठीक है, और उसने बेबी को बर्थ दिया है, तो हो सकता है कि बच्चे के अंदर जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। तो उसमें हम ये कि फिर मल्टी विटामिन हम स्टार्ट करवा देते हैं, किसी भी फॉर्म में कोई भी दे सकते हैं, सिरप सिरप स्टार्ट करवा सकते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे की जो इंटरनल डेफिशिएंसी हैं वो थोड़ी सी मतलब पूरी हो सके, ठीक है। फिर 6 मंथ के बाद जो है वो बच्चे की डाइट में हम छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करते रहते हैं। 6 से जो 9 मंथ है उसमें हम थोड़ी सी लाइट डाइट रखते हैं, और उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो हम नॉर्मल रखते हैं। फिर उसके बाद हम 12 मंथ के बाद हम थोड़ा सा मतलब अपग्रेड करते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा बेटर कर देते हैं ताकि बच्चे को ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस डाइट जाए, ठीक है। और दूसरा फिर उसके बाद 12 मंथ के बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बच्चे को डाइट के जितने भी फूड ग्रुप्स हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बाकी सर ने थोड़ा सा बताया था कि जो नट्स वगैरह हैं वो हमने बच्चे को जल्दी स्टार्ट नहीं करवाने, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो एलर्जिक होते हैं नट्स से, सीड से, ठीक है, तो बच्चे को किसी किस्म का डायरिया वगैरह हो सकता है, ठीक है, या बच्चा जो है वो एलर्जिक हो सकता है, तो उससे बचने के लिए थोड़ा हम लेट इंट्रोड्यूस करवा लें ताकि बच्चा जो है वो इजीली उस चीज़ को च्यू भी कर ले, और उसका जो स्टमक है वो मतलब बच्चा जो है बच्चे का स्टमक है वो बियर अप कर ले उन चीज़ों को। और बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आप अगर मतलब कोई और कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो पूछ सकते हैं आप। असाइनमेंट्स वगैरह जो आज के लेक्चर के रिलेटेड एक दो मैंने असाइनमेंट्स रिकमेंड किया, इसके अलावा मैंने डाइट चार्ट भी प्रेजेंटेशन के अंदर एक मेंशन किया है। तो काइंडली सब लोग असाइनमेंट बना के वो भी सबमिट करवा दें। ठीक है, उसमें आपने 500 किलो कैलोरीज और 1000 किलो कैलोरीज की डाइट चार्ट बनाने हैं, और हर बच्चे ने अलग रेसिपीज 3 से 4 या 5 रेसिपीज बना के जो हेल्दी रेसिपीज हों जो बच्चों में इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए वो भी शेयर कर देनी है। ठीक है, वो असद भाई इनको मैंने फॉरवर्ड कर दूंगा, और स्लाइड जो है वो भी बच्चों आपको मतलब आज मेल के साथ ही ये सारा मतलब वो मटेरियल है फॉरवर्ड हो जाएगा। कुछ ये फार्मूला मिल्क का लिखा होगा, तो फार्मूला मिल्क का मतलब ये है कि अगर मदर का जो मिल्क है वो इनफ नहीं है बच्चे के लिए, ठीक है, तो उसमें मतलब हम कोई भी फार्मूला मिल्क इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ताकि बच्चे का जो न्यूट्रिशन स्टेटस है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके। अच्छा साहब, आपने अगर मतलब कुछ एक्सप्लेन करना है तो आप मतलब वो इसमें ऐड कर सकते हैं, फार्मर मिल्क में जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है, सीरीलैक वगैरह, ठीक है, या मतलब कुछ ये मार्केट अवेलेबल है एबट वालों के, तो बेसिकली WHO ने तो रिकमेंड किया एक्सक्लूसिव मदर फीडिंग, बिल्कुल। और बाज बाज बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रहा होता है कि मतलब वो उनकी मदर से ये कंप्लेन कर रही होती है कि मतलब इनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। तो इसके लिए कुछ फार्मूलाज एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, वो डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से या बच्चे की कंडीशन के हिसाब से रिकमेंड किए जाते हैं। ठीक हो गया सर। इसके अलावा और भी फार्मूलाज हैं, और जो हर डिजीज रिलेटेड स्पेसिफिक भी फार्मूलाज हैं, तो वो भी रिकमेंड किए जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन है जी जी बताएं। एक बेबी है मतलब कि अप टू 6 मंथ, अगर उसमें उसको ब्रेस्ट फीडिंग भी कराई जा रही है लेकिन फिर भी उसका वेट गेन नहीं हो रहा, और उसमें ब्लडी डायरिया है,
मतलब कि उसमें डायरिया के वो डायरिया उसमें ज़्यादा हो रहा है, तो फिर इसमें क्या उसको देंगे, उसको कौन सी फूड देंगे, उसमें क्या चीज़ है जिसकी वजह से बेबी मतलब कि उसकी ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है और उसको ब्लडी डायरिया हो रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग भी उसको करा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है कि ब्लडी डायरिया किस वजह से है। किसी इन्फेक्शन की वजह से है। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस यही है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से ब्लडी डायरिया है। तो उसके लिए सबसे पहले ट्रीटमेंट ज़रूरी है। उसके बाद उसके साथ साथ उसकी डाइट भी हमने साफ ज़रा, उसको ब्लडी डायरिया मतलब उसकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लॉस हो रहे हैं, तो उसके लिए हमने उसको ऐसी स्पेसिफिक डाइट देनी है जिसमें जो न्यूट्रिएंट डेंस हो और और एनर्जी डेंस ना हो। तो उसमें हमने ज़्यादातर मैश चीज़ों में हमारे पास आती हैं यही बॉइल्ड पोटैटो देना मैश करके, उसके अलावा खिचड़ी बना के देनी है, उसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स ऐड करके उसको उसको ब्लेंड भी कर सकते हैं हम, ब्लेंड फॉर्म में भी दे सकते हैं। पिछले दफा भी अपने घड़ी यहीं भूल गए थे। थैंक यू सर। इसके अलावा कोई और? कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक बच्ची है जिसकी एज ऑलमोस्ट 1 ईयर है, लेकिन ना जी वो जी। अभी तक लिक्विड फूड्स लेती है, सॉलिड फूड ज्यादा वो इनटेक नहीं करती और वो अंडरवेट भी है। इसके अलावा उसका थोड़ा ब्रेन इशू भी है, मतलब उसका प्रॉपर ब्रेन वर्क नहीं करता, शायद पुअर कोऑर्डिनेशन है। तो अगर वो सॉलिड फूड नहीं ले रही है तो इस कंडीशन में उसको कौन सा फूड दें कि उसका वेट गेन भी प्रॉपर मतलब नॉर्मल लेवल पे आए और उसकी ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल हो? सबसे पहले ब्रेन डेवलपमेंट का इशू बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चों में फूड एलर्जीज होती है या मेटाबॉलिज्म नहीं होता न्यूट्रिएंट्स का, मतलब इन बोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म में आ जाता है। तो उसको चेक करना होता है। उसमें इन बच्चों का अमोनिया लेवल और लैक्टेट लेवल भी चेक करना होता है कि कितना है बड़ा। साफ ज़ाहिर है अगर कोई भी मतलब अमाइनो एसिड या प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा प्रॉपर, तो वो अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारे ब्लड में उसकी मिकदार इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से ब्रेन प्रॉब्लम होती है। तो उसके अलावा अगर वो 1 ईयर की है या तो और वो उसके अलावा ओनली फार्मूला फीड है, तो हमें उसकी मदर को ये काउंसल करना चाहिए कि वो उसको आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड फूड की तरफ लेके जाए। जिससे क्या होगा, सॉलिड फूड में जो ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी फूड्स हैं वो मोस्टली मैंने एक स्टडी में पढ़ा था एप्पल जूस। एप्पल जूस में आयरन भी बहुत ज़्यादा होता है और ब्रेन डेवलपमेंट में भी वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। उसके अलावा जो भी हमारे पास सॉफ्ट फूड्स है, सॉफ्ट फूड में हमारे पास मतलब स्मूदीज फॉर्म में फ्रूट्स, मतलब स्मूदी बनाएं अगर हम राइस फ्लोर लें, उसमें हम बॉइल्ड पोटैटो ऐड करें और योगर्ट ऐड करें, उसको ब्लेंड करके दें, तो ये भी उसके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जी बच्चा इसके अलावा कोई? बच्चा सीपी चाइल्ड तो नहीं है मतलब? जी सर। सीपी चाइल्ड का उन्होंने मेंशन ही नहीं किया, उन्होंने कहा है कि बस पुअर कोऑर्डिनेशन है। सर हमने बेसिकली चाइल्ड स्पेशलिस्ट से चेक करवाया था, तो उन्होंने भी इंडिकेट किया था कि ऐसे लगता है कि ये सीपी चाइल्ड है, क्योंकि ये 1 साल की हो गई है, अभी तक ये बैठती भी नहीं है और हाथों में जैसे बच्चे चीज पकड़ते हैं तो ये पकड़ भी नहीं सकती। इसके अलावा इसकी ना लोअर लिम्ब ग्रोथ भी बहुत वीक है, इसके पाँव बहुत कमजोर हैं, खड़ी भी नहीं हो पाती अभी अच्छा तक, अच्छा, बैठती भी नहीं है अभी तक। तो ठीक है। और तो बैबलिंग साउंड निकालता है बच्चा, मतलब आपने नोटिस जी किया हो बैबलिंग साउंड? नहीं, इतना ज्यादा तो नहीं, अभी तक बोलती भी नहीं है, मतलब ठीक है। कंसंट्रेशन भी पुअर कंसंट्रेशन है अभी तक। अच्छा, मेडिकेशन चल रही है पीडियाट्रिशियन की तरफ से कोई? हाँ जी, एक साइकेट्रिस्ट से मेडिकेशन चल रही है इसकी। अच्छा, तो बच्चों को वाले ज़्यादा चल जो ब्रेन के प्रॉब्लम है ना आजकल, इसलिए है कि ना उनमें ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह की एब्जॉर्प्शन का मसला आ रहा है, जैसे प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म का,
तो काइंडली आप किसी न्यूरो फिजिशियन को कंसल्ट करें, वो इसको उससे प्रॉपर ये डायग्नोस होगा। तो जिससे इसकी जो ये वाले प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो प्रॉपर डिस्कवर होंगे, तो फिर इसकी ट्रीटमेंट भी चल रहा है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। मतलब इसको कहते हैं न्यूरो मेटाबॉलिक, हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, तो वहाँ से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। वहाँ से कंप्लीट आपको रेसिपीज, डाइट, सब कुछ मिल सकता है वहाँ से। सर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मुल्तान एक दो दफा आए हैं हम, तो वो इमरजेंसी से ही वापस भेज देते हैं, वहाँ शायद चेकअप नहीं हो रहा या क्या इशू है पता नहीं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान में है डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, वहाँ जी। से डॉक्टर नुज़रत हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट। वो डॉक्टर ट्यूसडे और नुज़रत? जी जी, जी ट्यूसडे और थर्सडे को होती हैं वो ओपीडी में। जी। तो वो प्रॉपरली इन चीज़ों को देख रही हैं और मॉनिटर भी कर रही हैं, और उसके फॉलोअप भी बहुत ज़्यादा है हमारे पास। चलें ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। और ये क्वेश्चन है मतलब जिन बच्चों को फूड एलर्जीज होती है तो उसके लिए हम स्पेसिफिक फार्मूला क्या दे सकते हैं? हेलो जी जी, जी। क्वेश्चन रिपीट करें। जिन बच्चों को फूड एलर्जीज होती हैं उनको हम कौन सा फार्मूला मिल्क दे सकते हैं? फूड एलर्जीज इन सेंस ऑफ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म आप कह रहे हैं, या सीलिक डिजीज कह रहे हैं, या लैक्टोज इंटॉलरेंस? सर इनबॉर्न एरर भी कह सकते हैं, ऑटोइम्यून भी कह सकते हैं। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म में एबट के भी और न्यूट्रिशिया के भी एक कंप्लीट बुक है पड़ी। हर जो एरर है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट फार्मूला है, तो वो प्रॉपर रिकमेंड किए गए हैं। मैं ये वो बुक भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा अभी। तो उससे मतलब जैसे अगर सिट्रोलीमिया है, अगर या ग्लूटेरिक एसिडूरिया है, तो उसके लिए GA1 एनामिक्स है। और हम्म। अगर मिथाइल मेलोनिक मतलब प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रही, यूरिया साइकिल डिसऑर्डर है, तो उसके लिए प्रॉपरली उन्होंने बनाया हुआ MMA एनामिक्स। इस तरह डिफरेंट हर डिजीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट फार्मूलाज है, तो वो रिकमेंड किए गए। सर वो बुक तो मैं हम आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। हमने मतलब ग्रेजुएशन में ये भी पढ़ा था कि फार्मूला मिल्क हमारे पास जो है वो मदर मिल्क है, वो तो हमारे पास एक बेस्ट सोर्स है। लेकिन इसके अलावा मतलब जो है वो हम जो सोया मिल्क होता है, सोयाबीन का मतलब एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, वो भी हम बच्चे को दे सकते हैं। हमारे पास आलमंड मिल्क है, वो भी हम मतलब बच्चे वो को दे हम सकते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस की सूरत में जो देते हैं, जैसे आइसोमेल हो गया, ये सोया बेस्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे पास राइस मिल्क है, मैंने इसके बारे में स्टडी भी एक पढ़ी थी कि राइस मिल्क जो है वो हम 5-6 महीने से स्टार्ट करवा दें, क्योंकि बच्चे की प्रोटीन रिक्वायरमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रही होती है। तो जो राइस मिल्क है मतलब इसमें बहुत अच्छी प्रोटीन होती है, और 5 महीने के एज के बाद हम ये राइस मिल्क है वो स्टार्ट करवा सकते हैं। फिर इसके अलावा सर दूसरी मतलब मल्टीपल टाइप्स भी हैं, हाइड्रोलाइज फार्मूला होते हैं, ठीक है, एक्सटेंसिव हाइड्रोलाइज फार्मूला होते हैं, ताकि बच्चे जो हैं अगर बच्चे को किसी भी न्यूट्रिएंट से कोई एलर्जी है तो हम उसकी फूड में ये चीज़ें ऐड करके तो बच्चे की डेफिशिएंसी को जो है वो हम मैनेज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का मतलब है वो इंक्लूड करना चाहिए, और ये बच्चे के लिए वाक़ई ज़रूरी भी है अगर उनके मतलब कॉग्निटिव या मैं फिजिकल मैं डेवलपमेंट। रिकमेंड करता हूँ कि इन फार्मूला से बेटर है कि आप लोग नेचुरल डाइट और हम्म। नेचुरल रेसिपीज से बिल्कुल भी बिल्कुल। अगर तो एलर्जी वो नहीं है recommend- फिर तो बिल्कुल स्टार्ट करवाना चाहिए, फूड पे रखना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा जो है वो स्टंटिंग ना हो, किसी किस्म की मेल न्यूट्रिशन ना हो बच्चे को। जी जी। किसी का कोई और हेलो सवाल है? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कई बच्चे आते हैं जो कि डायबिटिक होते हैं, उनके साथ इनबॉर्न एरर्स होते हैं या एलर्जीज होती हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिकली जो फार्मूला मिल्क होते हैं मैं वो पूछना चाह रही थी कि उनको क्या रिकमेंड किया जा सकता है। आपने बुक की बात की, आप वो शेयर कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर कोई और है तो आप प्लीज वो भी गाइड कर दें कि किस तरह हम उनको और फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। समटाइम्स होम रेसिपीज जो होती है मदर नहीं प्रिपेयर कर रही होती है, रिजेक्ट कर रही होती है कि हमने नहीं ये करना या हमसे नहीं होता है, तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें।
हेलो, काइंडली अपना क्वेश्चन रिपीट करें। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं, मैं डायबिटिक सेंटर में काम करती हूँ, तो डायबिटीज के जी साथ जी बच्चे आते हैं, तो उन बच्चों को इंदर एरर्स भी होते हैं और ग्लूटेन एलर्जीज भी ग्लूटेन में फूड एलर्जीज भी होती हैं सारी। जी जी। आवाज आ रही है आपको? हेलो। जो बच्चे डायबिटिक भी होते हैं उनको फूड एलर्जीज भी होती हैं, तो उसके लिए फूड एलर्जी सबसे पहले यही है कि हमें डिफाइन होना चाहिए कौन सी फूड एलर्जी है। तो उसके लिए रेसिपीज भी एक्चुअली मैं या हम खुद भी रेसिपीज एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हम रेसिपीज बना सकते हैं। मतलब जिस भी न्यूट्रिएंट की उसको एलर्जी है तो उसको जिस भी एक्चुअली न्यूट्रिएंट की उसको एलर्जी है तो हम वो उसकी डाइट में रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मेरे पास कंप्लीट मतलब तमाम फूड आइटम्स में बेसिकली मैं वर्क कर रहा हूँ इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म पे, तो तमाम फूड आइटम की लिस्ट भी मौजूद है और तमाम अमाइनो एसिड्स वगैरह, मतलब कौन सी फूड में कौन सा अमाइनो एसिड पाया जाता है और कितनी मिकदार में पाया जाता है। तो ये वाली एक्सचेंज लिस्ट इस तरह की हमें एज अ न्यूट्रिशनिस्ट बनानी चाहिए, जो हमें हेल्प आउट करती है कि कौन से न्यूट्रिएंट को हमने रिस्ट्रिक्ट करना है और कौन से न्यूट्रिएंट की उसके अंदर एलर्जी है तो उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसके रिलेटेड हम रेसिपीज बना सकते हैं, तो वो हम रिकमेंड कर सकते हैं। दरअसल आप वो मुझे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मैं बच्चों को फॉरवर्ड कर दूंगा और बच्चे जो हैं वो थोड़ा वो मैं फाइंड शेयर आउट कर कर देता हूँ। लेंगे। जी जी, मैं शेयर कर देता हूँ। इसके अलावा और किसी का क्वेश्चन हो? बस जान छोड़ो। मेरे ख्याल में ठीक है सर, सेशन जो है वो ठीक हो गया है और बच्चों के क्वेश्चन भी मतलब तकरीबन सॉर्ट आउट हो गए हैं, तो हम फिर वाइंड अप करते हैं सेशन को। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो ठीक है, मच सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल भी इसी टाइम हमारा लेक्चर। ठीक है।